वेलकम टू जीएस स्टडी एसकेएस। दोस्तों हम लोग आज साइंस का जो है क्वेश्चन बैंक से 21 क्वेश्चन का जो है सेट लिए हैं और पूरा ऑप्शन बाय ऑप्शन सबका पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भार के अनुसार H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू वेट। तो हम लोग इसका जो है ना, देखिए जल का आणविक सूत्र क्या होता है, जल का आणविक सूत्र क्या होता है H2O, ठीक है। इसमें H2O है, इसमें H का परमाणु क्रमांक भार क्या है, 1 है और 2 है हाइड्रोजन, तो 1 गुना 2 2 हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है 16 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 18। इसमें हमको क्या पूछ रहा है हाइड्रोजन की प्रतिशत, तो हाइड्रोजन इसमें कितना है 2 है ना, तो टोटल परसेंटेज निकालने के लिए जो है ना हाइड्रोजन का परसेंटेज टोटल भार 2 है और टोटल कितना जल का भार कितना हो गया टोटल मिला करके 18, तो 2/18 और परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। इसको काटेंगे 2 9 18, फिर 9 से भाग दे दीजिए 100 में, तो 11.9 का 9, फिर 1 0 9 का 9 बचेगा, दशमलव देंगे 0, फिर आप लीजिएगा तो ये 11.11 के आसपास ही आएगा, भाग दे दीजिएगा। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में। अब ये इसमें क्या कर रहा है कि एक तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, हाइड्रोजन के साथ पूछ रहा है। देखिए एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में, तो तत्व X है तो X लिख देंगे। अब बाह्यतम कक्षा में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है, और किसके समकक्ष पूछ रहा है हाइड्रोजन के साथ पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन के तो क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, हाइड्रोजन का एक बंधन होता है ना, एक बंधन, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, क्या हो गया 1 2 3 4 हो गया ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं XH4 लिख सकते हैं। देखिए कौन ऑप्शन में, डी नंबर ऑप्शन में है, इसका आंसर क्या हो गया डी हो गया। अब दोस्तों आप लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या है कि भारी पानी का अनुभार पूछ रहा है, ठीक है। तो भारी जल का जो सूत्र होता है ना, भारी पानी का अनुभार ये होता है, पहले सूत्र देख लीजिए। तो भारी पानी का सूत्र होता है इसको D2O, मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। इसका जो अनुभार होता है कितना होता है 20 होता है, ठीक है। ये जो है बी नंबर ऑप्शन ये होगा, इसका आंसर 20 होता है। तथा अनुभार इसका खोज करता कौन है भारी जल का, तो भारी जल का खोज किया था HC यूरे, कौन किया था HC यूरे, ठीक है। उसके बाद जो है जबकि साधारण जल का अगर अनुभार पूछेगा, अगर H2O क्या हुआ साधारण जल हुआ, इसका अनुभार कितना होता है 18, याद रखिए भारी जल का अनुभार 20 और साधारण जल का अनुभार 18 होता है, ठीक है। और इससे जो है ना जल गैस, एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि जल गैस किसका किसका मिश्रण होता है, जल गैस, तो जल गैस जो है ना इसमें क्या होता है तो CO प्लस H2, ठीक है। जल गैस में क्या हो गया CO प्लस H2। एक होता है प्रोड्यूसर गैस, पूछता है प्रोड्यूसर गैस किसका किसका होता है, प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, प्रोड्यूसर गैस, तो इसका होता है CO प्लस N2, ठीक है, CO प्लस N2। प्रोड्यूसर गैस किसका किसका मिश्रण CO प्लस N2, जल गैस का मिश्रण CO प्लस H2 होता है। और भारी जल का जो होता है अनुभार 20 होता है, जबकि साधारण जल जो होता है H2O इसका अनुभार 18 होता है। कैसे होता है अनुभार 18, तो H2 है, इसका परमाणु भार 2 हो गया और 16 हो गया किसका ऑक्सीजन का, 16 2 18 हो गया। अब चलिए आगे हम 4 नंबर क्वेश्चन में, पीतल किसका मिश्र धातु है, तो पीतल जो है ना इसका याद रखिए ट्रिक है पिताजी, क्या पिताजी, पी से क्या हो गया पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक अर्थात जस्ता, तो पिताजी मतलब पीतल तांबा जस्ता, पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है, जो कि C नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। अब एक तो है कांटा, ये कांसा पूछेगा, कभी कोई पूछता है कांसा किसका मिश्रण है, कांसा, तो कांसा के याद रखिए ट्रिक रखिए, कांटी याद रखिए, कांटी याद रखिए, कांसा क्या हो गया कॉपर, टी से टीना, तो कॉपर और टीन का मिश्रण क्या होता है, कॉपर और टीन का मिश्रण कांसा होता है। कांटी याद रखिए, कांसा मीन्स कांटी, कहाँ से कॉपर, टी से टीना, और पीतल मीन्स पिताजी मतलब तांबा जस्ता, ठीक है। अब हम लोग जर्मन सिल्वर के बारे में पूछ देता है कभी कभी, तो जर्मन सिल्वर का भी याद रखिए, ये जर्मन सिल्वर में पूछता है कि सिल्वर होता है तो नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है, तो सिल्वर नहीं होता है, तो होता क्या क्या है इसका ट्रिक है, तजनी याद रखिए, तो जो नहर्सी का तजनी, क्या रखना है जर्मन सिल्वर का ट्रिक, तजनी, तो से तांबा, जो से जस्ता, नी से निकेल। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, तो होता किसका किसका मिश्रण है ये, तो तजनी का, तांबा जस्ता निकेल का। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है कि फिटकिरी गंदगे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, फिटकिरी जो है ना गंदा जो पानी होता है इसको किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है, तो आगे बता रहे हैं
ये स्कंदन द्वारा होगा। किस द्वारा होगा? स्कंदन जो है, ये सी नंबर ऑप्शन में यही होगा। गंदे पानी को फिटकिरी जो है ना स्कंदन द्वारा फ्रेश करता है, साफ करता है। ये भी क्वेश्चन, सब क्वेश्चन हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं ये बार बार एग्जाम में आता है, साइंस का क्वेश्चन सब है, इसलिए ध्यान से आप लोग देखिए। अब देखिए इसमें 1 नंबर का ऑप्शन जो है इसमें बोल रहा है अवशोषण। तो अवशोषण किसको कहते हैं? अवशोषण के बारे में देख लीजिए। अवशोषण, ठीक है ना, अवशोषण। अवशोषण होता है कि जब एक स्पंज को पानी में डुबोया जाता है, ठीक है, तो पानी की बूंद को क्या करता है, समान रूप से स्पंज में प्रवेश कर जाता है ना। जब एक स्पंज को पानी में अगर हम लोग डुबाते हैं तो क्या करता है, वो स्पंज में टोटल पानी समा जाता है, तो इसे ही अवशोषण करते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। कहाँ होता है अवशोषण? तो भोजन का अवशोषण हम लोग का अंतिम रूप से छोटी आंत, अर्थात इसको इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, उसमें होता है भोजन का अवशोषण। अर्थात इसको अवशोषण का मतलब हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि सोखना होता है, अपने में समा लेना, इसी को अवशोषण बोलते हैं। अब चलिए अधिशोषण के बारे में देखिए। अधिशोषण जो है, ये 2 नंबर क्वेश्चन। अधिशोषण क्या है? इसमें किसी गैस, द्रव या जीवाणुओं का अणुओं को किसी भी सतह से चिपकना, इसे ही अधिशोषण कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल आप समझिए। जब हम लोग देखते हैं कोई दवाई लेते हैं या कोई भी पैकिंग आता है तो उसमें देखते हैं एक छोटा सा एक वाइट सा पुड़िया उसमें दिया रहता है, एक पैकेट। वो क्या रहता है? वही जेल होता है, अर्थात वो किसका, आर्द्रता के नियंत्रण को बनाने के लिए जो है ना, वो सिलिका जेल का प्रयोग एवं एल्यूमिनियम जेल का प्रयोग किया जाता है। वो पैकिंग में किया जाता है ताकि नमी के कारण अंदर का वस्तु खराब ना हो। तो ये अब अधिशोषण का एग्जाम्पल हो गया। अब चलिए अपोहन देखिए, इसमें अपोहन देखिए, अपोहन है 2 नंबर में। इसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। डायलिसिस यह रक्त शुद्धिकरण का एक कृत्रिम विधि है। मतलब जब किडनी अर्थात विरिक इसको बोलते हैं या गुर्दा भी बोलते हैं, किडनी को विरिक या गुर्दा बोला जाता है, जब काम करना बंद कर देता है, नहीं काम करता है, तो उस स्थिति में जो है ना रक्त का तो शुद्धिकरण नहीं होगा, उसमें पेशाब का तो जो है निर्माण नहीं होगा, प्यूरिफिकेशन। तो इसके लिए अपोहन अर्थात डायलिसिस किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। खारे पानी को शुद्ध करने में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो उसको देखिए, ऑप्शन है इसका 6 नंबर में, इसका होगा उत्क्रम परासरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसेलिनेशन। इसको उत्क्रम परासरण, ये हो गया आंसर इसका। इंग्लिश में डिसेलिनेशन कहते हैं, ये है। अब आगे चलिए हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, ठीक है। तो अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, अर्थात पीने वाला पानी जो तैयार किया जाता है, तो वह किस विधि से किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? निर्लवनीकरण। क्या होगा? निर्लवनीकरण। ये ए नंबर ऑप्शन होगा, निर्लवनीकरण। ये क्यों होता है देखिए। अब है आसवन, इसमें देखिए बी नंबर ऑप्शन क्या है? आसवन। समझते हैं आसवन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो डिस्टिलेशन कहते हैं, डिस्टिलेशन। ये क्या करता है? आसवन विधि से जो है ना समुद्र का जल शुद्ध होता है, ठीक है। और ये कैसे काम करता है तो इसको समझिए। इसका दो श्रेणी में ये काम करता है। सबसे पहले क्या करता है, ये द्रव से वाष्प बनता है, ठीक है। सब पहला क्या प्रोसेस है इसका कि द्रव जो है, द्रव से वाष्प बनना। तो द्रव से जो वाष्प बनता है तो वाष्पन हो गया, उसको क्या बोलेंगे? वाष्पन बोलेंगे। अब फिर वाष्प जो है ना दूसरा विधि में, फिर वाष्प को ठंडा कर द्रव में बदलना। जब ठंडा होता है तो क्या होता है? द्रव में बदलता है, तो उसको क्या कहते हैं? संघनन। याद रखिए, संघनन किसको कहते हैं? जब ठंडा होता है तो द्रव में बदल जाता है, उसको संघनन बोलेंगे। वाष्प ठंडा होकर द्रव में बदलना, संघनन। और द्रव से वाष्प बनना, वाष्पन। द्रव से वाष्प बनना, वाष्पन। और वाष्प को ठंडा कर द्रव में बदलना, संघनन। यही दोनों को जोड़ देंगे, वाष्पन प्लस संघनन। ये दोनों को जब जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो ये क्या बनता है? आसवन, ठीक है ना। तो आसवन डिस्टिलेशन बनता है। इसी विधि से समुद्र का जल जो है ना शुद्ध किया जाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। अब 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो ऑप्शन जो है ना देखिए, इसमें बी नंबर ऑप्शन जो है क्लोरीन, यही सही आंसर है इसका। इसमें कैसे है तो क्लोरीन का प्रयोग जो है ना ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2, ठीक है। इसलिए बारिश का जल जो है ना बिल्कुल शुद्ध होता है। क्यों शुद्ध होता है?
तो सॉरी, ये बारिश का जल बिल्कुल शुद्ध होता है, वो बोलने के लिए हम भूल गए थे, क्योंकि ये जो आसवन विधि से जो है ना, जो वर्षा जो होता है ना, तो वर्षा में क्या होता है, वाष्प प्लस संघनन, जब दोनों होता है तो उसे बारिश होती है, तो बारिश होती है तो क्या हो गया, इसलिए ना बोला जाता है कि बारिश का जल जो है शुद्ध होता है। ये पिछले क्वेश्चन का जो डिस्कशन हम बोले हैं 7 नंबर क्वेश्चन का। ये 8 नंबर क्वेश्चन में है कि क्लोरीन जो है ना का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। और उसके बाद जो है हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन थी डी नंबर क्वेश्चन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में चलते हैं। देखिए ये ऑप्शन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है ना, ये ग्रीन हाउस गैस का सबसे प्रमुख गैस है। ग्रीन हाउस गैस में सबसे प्रमुख गैस जो है ना कौन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें जो है ना ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन गैस मिलकर ग्रीन हाउस गैस बनता है, तो इसका याद रख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होता है। उसके बाद क्या होता है, N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। उसके बाद क्या होता है, जलवाष्प होता है। उसके बाद CFC गैस होता है। उसके बाद क्या होता है, ओजोन होता है। ठीक है ना, ये गैस, इतना गैस जो है ना आपको ग्रीन हाउस गैस है। कौन कौन ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन गैस। अब चलिए हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो इसका आंसर जो है ना ये शीशा होगा। बी नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक ऊष्मा का कुचालक शीशा होता है। इसमें जो है ना पारा 1 नंबर में थी। ये देखिए पारा के बारे में जान लेते हैं कि ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, तो पारा। द्रव अवस्था में रहने वाला धातु एकमात्र कौन है, पारा। और यह क्या है, ऊष्मा एवं विद्युत का क्या है, सुचालक है पारा। अब चलिए जस्ता के बारे में। जस्ता का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। ठीक है, और तांबा है इसमें, तांबा, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 29 होता है। और यह फेरोमैग्नेटिक तत्व है तांबा। अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर में कह रहा है कि डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है। तो ये सब जो है ना, जो भी डॉक्टर है, कलाकार है, जो राजमिस्त्री है, ये सब कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करता है। क्यों करता है, तो ये इसलिए करता है कि इसका मजबूती प्रदान करे, कोई भी चीज़ को टूटा फूटा को वेल्डिंग थी जोड़ने में, बेंड चीज़ को, जैसे मानव शरीर का जो हड्डी अगर टूटता है तो उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका नाम, लोकप्रिय नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अर्थात इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, कि डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करता है, इसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र याद रख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है ना, ये होता है आपको CaSO4 × ½ H2O, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें से 2 अगर हटाना चाहते हैं तो 2 को यहाँ लगा दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, तो CaSO4 × H2O भी बोल सकते हैं, H2O। इसको अगर रासायनिक नाम पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखिए है ना, आधा है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसमें जिप्सम के बारे में अगर बोलेंगे, तो जिप्सम जो है ना, जिप्सम जो है ना, जिप्सम होता है, इसका होता है CaSO4 × 2H2O। इसका रासायनिक सूत्र होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र याद रखिए, CaSO4 × 2H2O, जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसे, हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी कहा जाता है। देखते हैं ना, बिल्डिंग में बोलता है कि हम POP कर, मतलब जो है कराना है, तो POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इसको बोला जाता है। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि नीलम अर्थात रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, इसका आंसर सही होगा Al2O3, अर्थात नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र Al2O3 इसका जो है ना आंसर होगा। अब चलिए, ये होगा आंसर इसका, ए नंबर ऑप्शन। अब चलिए कोरंडम जो है ना, इसमें जैसे 11 नंबर क्वेश्चन में कोरंडम जो है ना जवाहरात के रूप होता है, याद रख लीजिए, कोरंडम के बारे में जान लीजिए थोड़ा। और ये Al2O3 जो है, जिसको नीलम बोलते हैं, यह प्राकृतिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड का रूप है। क्या है, ये प्राकृतिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्राकृतिक रूप है। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्राकृतिक रूप कौन है, तो नीलम यानी रूबी। इसको कोरंडम यानी कि जवाहरात के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसको, नीलम रूबी को। अब चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में, मोती मुख्य रूप से बना होता है किसका, तो मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी C नंबर इसका आंसर होगा। और जो है हम जान लेते हैं इसमें कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के बारे में जान लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्जेलेट का प्रयोग कहाँ होता है, कि मानव शरीर में यानी गुर्दे यानी किडनी की पथरी जो है ना किसका बना होता है, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में, बोल रहा है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है, तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व अगर बोलेंगे तो ये यूरेनियम है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 92 होता है। अब परमाणु भार जो है ना, भार इसका हो गया कितना, 238, यूरेनियम का 238
परमाणु भार हो गया। और यह एक्टिनाइड श्रेणी में आता है। कौन श्रेणी का ये तत्व है? यूरेनियम एक्टिनाइड श्रेणी, याद रखिए एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व है। और जो है ना सबसे हल्का तत्व अगर बोलेगा तो हाइड्रोजन, याद रखिए। सबसे भारी धातु अगर बोलेगा जो रासायनिक तत्व है तो ओस्मियम है। रासायनिक रूप से सबसे भारी धातु ओस्मियम है। और जो है ना सोना, इसमें है गोल्ड। सोना का परमाणु क्रमांक कितना होता है गोल्ड का? तो ये 79 होता है, ठीक है। उसके बाद जो है अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा यह नाइक्रोम होगा, ठीक है ना। आंसर डी होगा। इसमें क्या है तो नाइक्रोम जो है ना, नाइक्रोम दो धातु से मिलकर बनाता है। देखिए नामे से नाइक्रोम, नाइ से निकेल हो गया, 80% निकेल होता है, 80% क्या होता है Ni होता है। और Cr से क्रोम से क्या होगा Cr, इसका कितना होता है 20% होता है, यानी 80% निकेल 20% क्रोमियम का मिश्रण होता है नाइक्रोम। इसका प्रयोग जो है ना हीटर में क्या होता है, हीटर में जो कॉइल लगा होता है हीटर का, विद्युत हीटर का जो कॉइल होता है, इसी में क्या होता है इसका प्रयोग हीटर में। अब जो है टंगस्टन क्या होता है? टंगस्टन जो है ना ये प्रकाश बल्ब के फिलामेंट बनाने में काम आता है। कौन? ये टंगस्टन जो है ये प्रकाश बल्ब के फिलामेंट बनाने में काम आता है, टंगस्टन। अब चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु याद रखिए हमेशा पोटेशियम होता है। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। इसका एक हम ट्रिक बताते हैं थोड़ा, इससे जो अधिकांश जो एग्जाम में पूछा जाता है तो आप ऑप्शन से इसको आराम से छांट सकते हैं सबसे अधिक क्रियाशील धातु का। इसका ट्रिक याद रख लीजिए कि कनाका, ठीक है, क नाकार काकर, कनाका, ठीक है, कनाका MgAlZn, Mg फिर Al फिर Zn, और लास्ट में, ठीक है, लास्ट में याद रखना है कौन सी AgAu सबसे लास्ट। सबसे अधिक अगर केस कनाका मतलब के हो, केस मतलब पोटेशियम, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम हो गया। उसके बाद एन ना से क्या हो गया Na मतलब सोडियम। उसके बाद दूसरा सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम, फिर सी का से क्या हो कैल्शियम Ca। उसके बाद मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक। और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? तो क्या Au मतलब सोना, गोल्ड, ठीक है ये। और उसके बाद उससे कम तो उससे थोड़ा ज़्यादा तो क्या हो गया, ये चांदी हो गया। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सोना और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु तो पोटेशियम, याद रखना है। तो ऑप्शन के अनुसार सजा देते हैं इसमें। तो इसमें के सबसे क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम हो गया, उससे छोटा क्या हो गया सोडियम हो गया, उससे छोटा क्या हो गया कैल्शियम हो गया, ठीक है, उससे छोटा क्या हो गया तो Fe मतलब लोहा हो गया। ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं कि एक और जान लीजिए कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन कौन है? तो 3 धातु याद रखिए मुख्य रूप से, चांदी, सोना, प्लेटिनम। क्या क्या? प्रकृति में पाए जाने वाला मुक्त अवस्था में धातु कौन कौन है? तो चांदी, सोना और प्लेटिनम। अब चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व जो है ना इसी में एक ही प्रकार का परमाणु आपको मिलेगा। 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे है कि इसमें हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस कहलाता है, न्यूक्लियस। अब देखिए न्यूक्लियस, इसे नाभिक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे नाभिक भी कहा जाता है, इसे नाभिक भी कहा जाता है। न्यूक्लियस को नाभिक भी कहा जाता है। यह परमाणु का क्या होता है? केंद्र होता है, जिसमें केंद्र में क्या होता है? परमाणु केंद्र में क्या होता है? P+N होता है। क्या होता है केंद्र में? P+N, यानी P से प्रोटॉन, N से न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है? तो ये धनात्मक होता है, धनावेशित कण है, और न्यूट्रॉन उदासीन है। तो दोनों जब देखिए धनावेशित और ये उदासीन, तो अर्थात क्या हो गया, ये दोनों मिलकर के जिस कारण क्या बना, ये दोनों मिलकर के धनावेशित कण बन गया, धनावेशित। इसलिए न्यूक्लियस जो होता है ना धनावेशित होता है, नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक न्यूक्लियस में होता क्या है, कौन कौन तत्व है? तो P+N, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? तो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? एल्यूमिनियम, डी नंबर। ये चुंबक द्वारा क्या होता है? आकर्षित नहीं होती है। क्यों नहीं होता है? यह एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय पदार्थ। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक। इसमें जो है ना अनुचुंबकीय पदार्थ जो भी है वो केवल और केवल अति शक्तिशाली चुंबक द्वारा ही आकर्षित होंगे। जो अधिक से अधिक शक्तिशाली चुंबक होगा
उसी के द्वारा ये सब पदार्थ जो है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ में जो भी एलिमेंट आएगा वह आकर्षित होंगे। जैसे कि इसमें अल्मुनियम हो गया, ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ, इंग्लिश में पारामैग्नेटिक कहते हैं, पारामैग्नेटिक। अल्मुनियम, सोडियम, ऑक्सीजन। एक एग्जाम्पल बार बार क्वेश्चन पूछता है, याद रखिए 3 क्वेश्चन, 3 ये जो है ना तत्व है, अल्मुनियम, सोडियम, ऑक्सीजन। ये क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है, पारामैग्नेटिक पदार्थ है। यह चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता, यह तभी होगा आकर्षित जब सबसे अधिक यानी अति शक्तिशाली चुंबक होगा तब। अब फेरोमैग्नेटिक, ये लोहा क्या है? देखिए लोहा के बारे में देखिए, फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक जो है ना, फेरोमैग्नेटिक के बारे में जान लीजिए। फेरोमैग्नेटिक में जो 21 से लेकर के तत्व जो है, 21 से लेकर के तत्व, कहाँ चला गया क्वेश्चन जरा, अब चलिए फेरोमैग्नेटिक के बारे में हम बता देते हैं जो बता रहे थे। तो फेरोमैग्नेटिक में याद रख लीजिए, फेरोमैग्नेटिक को आप ऐसे कह सकते हैं इसको कि लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ को फेरोमैग्नेटिक बोला जाता है। इसमें क्या होता है? इसका ट्रिक है शक्ति भी सरमन, फेकोनिक्यूजन। शक्ति, ठीक है, शक्ति भी सरमन, सरमन, ठीक है, फेकोनिक्यूजन, फेकोनिक्यूजन, फेकोनिक्यूजन। देखिए शक्ति 21 से शुरू होता है, 30 में लास्ट होता है। 21 से लेकर के परमाणु क्रमांक 21 से शुरू होता है, 30 तक में जो भी परमाणु क्रमांक वाले तत्व है, टोटल क्या है? फेरोमैग्नेटिक तत्व है, लोह चुंबकीय पदार्थ है। इसको ट्रिक्स याद रख लीजिए, शक्ति भी सरमन, फेकोनिक्यूजन। शक्ति एस से क्या हो गया? एस से शक्ति, 100 से क्या हो गया? एस सी, ठीक है। टी से क्या हो गया? टीना, टी आई। भी से क्या हो गया? वेनेडियम, ठीक है। सर से क्या हो गया? सी आर, 24 में हो गया ये। मन से क्या हो गया? मैग्नीज, एम एन, 25 में हो गया। फिर से क्या हो गया? लोहा, एफ ई, ठीक है, लोहा। को से क्या हो गया? कोबाल्ट, ठीक है, 27 में हो गया ये। उसके बाद नी से क्या हो गया? निकेल, 28 में। कु से क्या हो गया? जन से क्या हो गया? जस्ता। कु से कॉपर, 29 में। तो टोटल हो गया जस्ता 30 में। टोटल जो है ना ये फेरोमैग्नेटिक तत्व है, इसको याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में अंटार्कटिक में भारत द्वारा निर्माणाधीन नए शोध स्टेशन का नाम क्या है? तो अंटार्कटिक में भारत द्वारा निर्माणाधीन नए शोध संस्थान का नाम क्या है? तो मैत्री, ठीक है ना, लास्ट का है ये। सबसे भारत में जो है, भारत में ये जो है क्वेश्चन है कि भारत में टोटल अंटार्कटिक में भारत द्वारा अनुसंधान केंद्र कितना है? तो टोटल 3 अनुसंधान केंद्र है, याद रख लीजिए। 3 अनुसंधान केंद्र है। कौन कौन है? तो पहला है दक्षिण गंगोत्री, 1 नंबर में क्या है? दक्षिण गंगोत्री। ये कितना, कब स्थापित हुआ था? 1983-84, 1983-84 में दक्षिण गंगोत्री। दूसरा क्या हुआ? दूसरा अनुसंधान केंद्र है मैत्री, 2 नंबर में क्या हो गया? ये जो है 2 नंबर में हो गया मैत्री, मैत्री, ठीक है। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1988-89 में, 1988-89 में। और तीसरा हो गया था भारती, जो कि 2011 में हुआ था। तो ये अंतरिक्ष में, अंटार्कटिक में भारत द्वारा निर्माणाधीन नए, सबसे नया होगा तो भारती होगा। सॉरी, आंसर इसका ये होगा, बी नंबर होगा, भारती होगा इसका आंसर, ठीक है। तो भारती 2011 में हुआ था। 3 अनुसंधान केंद्र है जिसमें दक्षिण गंगोत्री अब काम नहीं कर रहा है, वह बर्फ से ढक गया है। श्वेत महादेश के नाम से भी जाना जाता है किसको? इसको, अंटार्कटिक महादेश को, अंटार्कटिका को। ये दक्षिणी ध्रुव में पे है ये। तो इसमें जो है ना भारत का 3 याद रख लीजिए, दक्षिण गंगोत्री 1983-84 प्रथम है, उसके बाद मैत्री 1988-89 द्वितीय था, और भारती सबसे अंतिम है, तीसरा है, 2011 में हुआ था, ठीक है। और भारतीय अंटार्कटिक अभियान की शुरुआत जो है ना 1981 में शुरू हुआ, किसके नेतृत्व में? तो डॉक्टर एस.जेड. कासिम के नेतृत्व में भारतीय अंटार्कटिक अभियान की शुरुआत किसने किया था? तो डॉक्टर एस.जेड. कासिम। अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर में कहा है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? ठीक है, तो हरगोविंद खुराना को प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। ए नंबर इसका आंसर होगा, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ठीक है। हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। और हरगोविंद खुराना को बारे में जान लीजिए पूरा कि कोशिका में आनुवांशिक कोड की खोज के लिए ही 1968 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। किस खोज के लिए? तो कोशिका में आनुवांशिक कोड की खोज के लिए। और प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण यही किया था हरगोविंद खुराना। और यह भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कौन? हरगोविंद खुराना। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए इसको जो है ना हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? प्रोटीन संश्लेषण के लिए और प्रयोगशाला में डीएनए
कोड की खोज के लिए। अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसको? तो ये दिया गया था, ठीक है, बी नंबर जो के.बी. फ्रिस्क को। याद रख लीजिए, इसका आंसर है के.बी. फ्रिस्क को। मधुमक्खी की भाषा ये पहचाना था, इसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, के.बी. फ्रिस्क को। दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग देखते हैं, तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को। और हम फिर आगे नेक्स्ट सेट लेकर आएंगे, आप लोग डेली मेरे चैनल पर आकर के देखते रहिए। थैंक यू।